बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव भैरवपुर में कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, कुएं और आम के पेड़ों की कतारों के बीच फैला था कश्यप परिवार का विशाल आंगन। इसी घर की बहू थी चंपा, 22 वर्षीय भोली, सुंदर और मासूम लड़की, जिसकी नई नई शादी हुई थी गांव के प्रसिद्ध किसान परिवार में। चंपा के पति किशन कश्यप पढ़े लिखे, समझदार और शांत स्वभाव के थे, जबकि घर की मुखिया उसकी सास जेरो कश्यप अपने काटे अंदाज, तानों और कड़वे स्वभाव के कारण पूरे गांव में खड़ूस सास के नाम से मशहूर थी। शादी के बाद चंपा बड़े अरमानों के साथ पति और ससुराल में खुशियां तलाश रही थी, लेकिन शुरू से ही परिवार का व्यवहार उसके प्रति रूखा था। ससुराल में बहू रानी नहीं, नौकरानी बनकर रहना पड़ता है, ये कहते हुए वो दिन भर चंपा से काम करवाती। सुबह 4 बजे से उठाकर गाय भैंस को चारा, कुएं से पानी, आंगन की सफाई, चूल्हा चौका, और अगर जरा सी भी देर होती तो ताने, तुम्हारी माँ ने घर के काम सिखाकर नहीं भेजा क्या। किशन शहर में पशु मेले और खेती के काम से अक्सर बाहर रहते, ऐसे में चंपा सास के सामने बेबस थी। ससुर जी हरिराम कश्यप सीधे सादे इंसान थे, मगर अपनी पत्नी के गुस्से से डरते थे। दिन, हफ्ते और महीने इसी तरह बीते। दिवाली के कुछ दिन बाद एक सुबह चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव के डॉक्टर ने जांच करके बताया, बधाई हो, बहू मां बनने वाली है। पूरा घर खुश हुआ। ससुर जी ने मिठाई बांटी, किशन ने शहर से आकर पत्नी को गोद में उठा लिया, लेकिन जेरो के चेहरे पर रत्ती भर मुस्कान नहीं थी। बिना पूछे बीमारी लेकर आ गई, ये कहकर उन्होंने तंज कसा और फिर सख्ती से कहने लगी, 8 महीने तक आराम की कोई जरूरत नहीं, बच्चा जन्ना कोई बीमारी नहीं होती। पहले की औरतें खेत में काम करती और वहीं जन्म देती, उठ, झाड़ू पकड़। चंपा ने रोते हुए पति से कहा, मैं बहुत डरती हूँ किशन, मां जी बहुत सताती हैं। किशन ने समझाया, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ का स्वभाव बस थोड़ा सख्त है, दिल की बुरी नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि जेरो के दिल को नर्म होने में अभी बहुत वक्त था। गर्भ के तीसरे महीने में चंपा को उल्टियां, बेहोशी और कमजोरी रहने लगी। गर्मी तेज थी, शरीर सूजने लगा, फिर भी जेरो उसे चैन से बैठने नहीं देती। काम कर करके बच्चा मजबूत होगा, यही कहती रहती। एक दिन खेतों में काम करते वक्त चंपा बेहोश होकर गिर गई। गांव की औरतों ने मुश्किल से उठाकर घर पहुंचाया। डॉक्टर ने डांटा, इतनी मेहनत करवाओगे तो बच्चा चला जाएगा और बहू की जान भी खतरे में पड़ सकती है। किशन गुस्से में बोला, माँ, अब से चंपा कोई काम नहीं करेगी। जेरू बोली, अच्छा, शहर जाकर 2 पैसे कमा लिए तो बीवी की चाकरी करोगे, बहू रानी को फिरौंगी बना दोगे, ये घर मेरे हिसाब से चलेगा। चंपा के दिल पर चोट हुई। अब वह बिल्कुल खामोश रहने लगी, ना किसी से शिकायत, ना आंखों में चमक, बस बच्चा उसके शरीर में पल रहा था और उम्मीद उसकी आंखों में पल रही थी। छठे महीने के दौरान मानसून आया। चीनी मिट्टी के घरों में सीलन और मच्छर भिनभिनाने लगे। चंपा को तेज बुखार और उल्टी शुरू हो गई। डॉक्टर ने आराम और पौष्टिक खाना सुझाया, जैसे दूध, फल, सूप आदि। किशन ने बाहर से फल लाकर दिए, लेकिन जेरो ने धीरे से बाहर नौकर के हाथों गाय को खिला दिए। बहू को छाती चढ़ेगी आराम से बैठकर। ऐसे में बहू और कमजोर होने लगी। एक रात उसकी सांसें घुटने लगी। वह दर्द से कराह उठी। माँ, बचाइए। घबराकर किशन और ससुर जी उसे अस्पताल लेकर भागे। रक्तचाप बहुत नीचे था। डॉक्टर बोला, हालत सीरियस है, बच्चा और माँ दोनों खतरे में हैं। जेरो खामोश खड़ी रह गई। किशन के आंसू थम नहीं रहे थे। 4 दिन अस्पताल में इलाज चला। भगवान की दया से खतरा टल गया, लेकिन डॉक्टर ने एक कड़ी चेतावनी दी, अगर आप लोगों ने बहू को तनाव और मेहनत से नहीं बचाया तो अगली बार हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वो दिन जेरो के दिल में हथौड़े की तरह बजता रहा। पहली बार उसके चेहरे पर डर और पछतावा दिखा। अस्पताल से लौटकर चंपा अपने कमरे में लेटी थी। सास उसी रात चुपचाप उसके पास आई, उसके पैरों पर तेल लगाने लगी। चंपा डरकर उठ बैठी, मां जी, मैं कर लूंगी। लेकिन जेरो ने धीरे से कहा, तू बस आराम कर बिटिया।
इस तरह छोटी छोटी बातों में सास उसके पास बैठने लगी। समय से दूध देना, दवा देना, नारियल पानी पिलाना, तकिया लगाना। गांव भर में लोग हैरान थे। लो महिला, ज़ेरो का दिल पसीज गया था। किशन के चेहरे पर सुकून लौटा, घर में पहली बार प्यार झलक रहा था। 9वां महीना लग चुका था। घर में घी, मूंगा की दाल, गोद भराई की तैयारी होने लगी। ज़ेरो ने खुद अपने हाथों से चंपा की साड़ी चुनी, फूलों की बेल बनाए और सोने की चैन दी। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बड़ी बेटी है। गांव की औरतें खिलखिलाकर बोली, अब तो ज़ेरो ताई भी बदली बदली लगती हैं। गोद भराई में चंपा भावुक होकर बोली, माँ, अगर आज आप न होती तो मैं टूट जाती। ज़ेरो ने आंसू पोंछे, मैंने बहुत देर कर दी बिटिया। भगवान बस तुझे और तेरे बच्चे को सलामत रखे। कार्तिक महीने की चांदनी रात। अचानक चंपा को तेज दर्द उठा। किशन दौड़कर डॉक्टर को लाया। घर के कमरे को प्रसूति घर की तरह बदल दिया गया। ज़ेरो बहू के सिरहाने बैठकर उसका हाथ थामे रही, हिम्मत रख, मैं पास हूँ। करीब 3 घंटे की पीड़ा के बाद घर में एक बच्चे की किलकारी गूंज उठी। चंपा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। पूरा आंगन लक्ष्मी आई है की आवाजों से गूंज उठा। जेरू बच्ची को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा भाग्य खुल गया बहू, तूने मुझे माँ का असली सुख दिया। मैं तेरा जन्म भर एहसान नहीं चुका सकती। किशन ने बहू और बच्ची को बाहों में भरा। जिस घर में कभी खड़खड़ाहट और सख्ती रहती थी, अब वहां किलकारियां, दुलार और नरमियत बस गई। चंपा के आंसू, सहनशीलता और प्रेम ने पत्थर जैसे दिल को भी मोम बना दिया। कभी कभी स्त्री की शक्ति त्याग में होती है, और माँ बनने की यात्रा में अगर साथ मिल जाए, तो भगवान भी घर में उतर आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पति की नौकरी लग गई थी। सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक की पोस्ट, पास वाले शहर में। ज्यादा बड़ी नहीं थी पोस्ट, लेकिन गांव जैसे माहौल में ये बहुत बड़ी बात थी। खासकर उस घर के लिए, जहां अभी तक बेटा बेरोजगार था और घर का पूरा बोझ बूढ़े बाबूजी के कंधों पर था। जब ये खबर आई, तो सबसे पहले चंपा की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के आंसू। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी दुआ सुन ली हो। राजू, उसका पति, जो अब तक अपनी माँ की बातों में आकर उससे ठीक से बात भी नहीं करता था, आज पहली बार खुशी खुशी उसके पास आकर बोला, चंपा, तूने सच में भाग्य बदल दिया मेरा। तेरे ही नसीब से मुझे ये नौकरी मिली है। चंपा हक्की बक्की रह गई। ये वही राजू था जो कुछ हफ्ते पहले तक उससे आंखें भी नहीं मिलाता था। उस दिन शाम को पहली बार सासू माँ के चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं थी। शायद वह समझ रही थी कि अब बेटे की कमाई आने लगेगी, और बहू को तंग करने का भी अब कोई मतलब नहीं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। नए मोड़ पर नया संघर्ष। नौकरी लगने के बाद राजू को शहर जाना था, और तय हुआ कि चंपा भी उसके साथ जाएगी। अब सास अकेली रह जाएंगी। पहले तो उन्होंने विरोध किया, ब्याह करके बहुएं क्या माँ बाप को अकेला छोड़ देती हैं। लेकिन फिर बाबूजी ने साफ कहा, अब लड़का कमाने गया है, उसकी पत्नी का साथ होना जरूरी है। और फिर, तूने ही तो कहा था कि बहू घर बैठी कुछ नहीं करती, अब ले जा अपना काम करके दिखा दे। सासू माँ चुप रह गईं। शायद उन्हें अब अकेले रह जाने का डर था, या फिर बेटे के दूर चले जाने का गुस्सा। शहर में नई शुरुआत। चंपा पहली बार गांव से बाहर आई थी। शहर की भीड़, बसें, ट्रैफिक, सब कुछ नया था उसके लिए। लेकिन वह डरी नहीं। राजू उसे एक किराए के छोटे से कमरे में लेकर आया, और दोनों ने मिलकर नए घर को सजाना शुरू किया। राजू अब बदल चुका था। वह हर रोज स्कूल से लौटकर चंपा के साथ बैठता, बातें करता, उसके खाने की तारीफ करता। एक दिन बोला, जब माँ तुझे बुरा भला कहती थी, मैं चुप रहता था, लेकिन अब समझ आता है कि तू कितनी समझदार है। माँ के गुस्से को भी तूने कितने धैर्य से झेला। चंपा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार सिर्फ खुशी के। शहर में रहते हुए चंपा ने बहुत कुछ सीखा। वह रोज सुबह राजू के टिफिन में उसका मनपसंद पराठा बनाती, और शाम को उसके लौटने तक कमरा साफ सुथरा रखती।
राजू भी अब हर छोटी बात के लिए उसकी तारीफ करता, जिससे उसके मन में छुपी सारी दर्दनाक यादें धीरे धीरे धुलने लगी। एक दिन सासू माँ का फोन आया। आवाज पहले जैसी तेज नहीं थी। राजू, लग रहा है तबीयत ठीक नहीं रहती, सर में दर्द रहता है, तुम लोग एक बार आ जाओ। राजू ने तुरंत छुट्टी ली और चंपा को लेकर गांव पहुंचा। देखा, माँ सच में कुछ कमजोर लग रही थी। चेहरा पीला था। चंपा ने बिना कुछ कहे चौका चूल्हा संभाल लिया। माँ को दवा दी, सुबह दूध हल्दी बनाकर दिया। रात में पैर दबाती रही। धीरे धीरे सास की तबीयत संभलने लगी और पहली बार उन्होंने बहू की आंखों में देखकर कहा, अभी तक मैंने तुझे कमजोर समझा था, पर असल में तू तो इस घर की लक्ष्मी है। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। वह शब्दों से कुछ नहीं बोल सकी, बस उनके पैरों को छूकर बोल पड़ी, माँ, बस आपका प्यार चाहिए। समय बीतता गया। महीने बाद घर के बाहर नामकरण संस्कार हुआ। बड़ी सजावट, गांव के सब मेहमान आए और सासू माँ ने खुद सबके सामने नाम रखा। इसे हम आशा बुलाएंगे, क्योंकि इसने हमारे घर में दोबारा उम्मीद जगाई है। अब घर में प्यार ही प्यार था। चंपा, राजू, सास ससुर और नन्ही आशा सब मिलकर एक नई जिंदगी बुन रहे थे। चेरी ब्लॉसम कहानी का भावनात्मक हैप्पी एंडिंग। धीरज, प्यार और सहनशीलता ने वह चमत्कार कर दिखाया जिसे कोई समझा नहीं था। जो घर कभी तानों और आंसुओं से भरा था, आज वहां सिर्फ हंसी की गूंज थी। छोटी आशा अब 6 महीने की हो गई थी। उसकी किलकारियों से सारा आंगन गूंज उठता था। चंपा जब उसे गोद में लेकर झुलाती, तो सासू माँ के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती। वो दिन भर आशा को गोद में लेकर बैठी रहती। फिर एक दिन अचानक सासू माँ की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, चक्कर और कमजोरी। राजू शहर में ड्यूटी पर था। चंपा ने घबराए बिना डॉक्टर को बुलवाया, सारा इलाज करवाया, दवाएं समय से दी और रात रात भर उनके सिरहाने बैठी रही। सुबह 3 बजे माँ ने धीमी आवाज में कहा, बहू, तू तो सच में मेरी बेटी निकली। शायद भगवान ने तुझे मेरी कड़वाहट से भी बड़ा दिल दिया है। चंपा की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने माँ का हाथ पकड़ा, बोली, माँ, आप ठीक हो जाएं, बस यही दुआ है। कुछ दिनों में माँ बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन इसके बाद उनके दिल में चंपा के लिए जो इज्जत और अपनापन आया, वह किसी गहने से बढ़कर था। अब वो हर मिलने वाले से कहती, मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। भगवान सबको ऐसी बेटी दे। एक दिन राजू की पोस्टिंग बदलकर और बड़े शहर में हो गई, तनख्वाह दोगुनी। घर भर में खुशियां छा गई। सबने कहा, अब तो जिंदगी और संवर जाएगी। लेकिन चंपा के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या माँ बाबूजी को फिर अकेला छोड़ दे? वह खुद से पूछने लगी, अगर वो लोग अकेले रह गए तो कौन सेवा करेगा? फिर उसने राजू से कहा, अगर आप चाहें तो मैं यहीं रहकर माँ बाबूजी की सेवा करूं, आप अकेले शहर चले जाइए, जब छुट्टी मिलेगी हम मिलने आ जाएंगे। राजू ने उसकी आंखों में देखा। उसको अब समझ आ गया था कि ये वही लड़की है जिसने कभी बिना कुछ कहे सब सहा। आज भी वही त्याग कर रही है। उसने सिर हिलाया, नहीं चंपा, अब तुम अकेली नहीं झेलोगी। मैं शहर जाऊंगा, लेकिन 3 महीने बाद अपना ट्रांसफर वापस यहीं करवा लूंगा। हम सब साथ रहेंगे, चाहे थोड़ी कमाई ही क्यों न हो। फिर पहली बार चंपा को लगा जैसे उसने सच में घर बनाया है, सिर्फ दीवारों का नहीं, रिश्तों का। 6 महीने बाद राजू वापस गांव के ही पास वाले स्कूल में ट्रांसफर लेकर लौट आया। अब पूरा परिवार साथ था। आंगन में रोज शाम को बाबूजी चारपाई पर बैठे अखबार पढ़ते, सासू माँ आशा को गोद में बैठाकर लोरी गाती और चंपा राजू मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते। हिबिस्कस और चंपा सोचती, कभी मैं रोया करती थी कि मुझे ये घर मिला, पर आज लगता है शायद भगवान ने मुझे चुनकर भेजा था ताकि मैं इस घर को टूटने से बचा सकूं। उसने आसमान की ओर देखा और आंखें बंद कर दिल से कहा, धन्यवाद प्रभु, आप होते हो तो सब अच्छा हो जाता है।